डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 9 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल को अंग्रेजों ने कैसे जीता? द ब्रिटिश वांटेड द कंट्रोल ऑफ द रिच प्रोविंस ऑफ बंगाल। जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज बंगाल पर जो बहुत ज़्यादा रिच था, अमीर था, उस पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे। अलवर्दी खान द नवाब ऑफ बंगाल वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। जो उस टाइम अलवर्दी खान था बंगाल का नवाब, जो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एक योग्य शासक था। ही हैड फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ कीपिंग द यूरोपियन मर्चेंट अंडर कंट्रोल, बट आफ्टर हिज डेथ हिज ग्रैंडसन सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब। ही हैड फॉलोड, उसकी ये पॉलिसी थी कि जो भी यूरोपियन मर्चेंट हैं उसको अपने कंट्रोल में रखे। बट आफ्टर हिज डेथ, मगर उसकी डेथ के बाद उसका जो ग्रैंडसन यानी कि उसका पोता सिराजुद्दौला नवाब बना। द ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सटेंडिंग द फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता। जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने कलकत्ता को घेरना शुरू कर दिया। मीनवाइल सिराजुद्दौला ट्रूप्स टुक ओवर कलकत्ता। रॉबर्ट क्लाइव set out from Madras with an army of 900 European and 1200 sepoy, armed and trained in the European style of warfare, and recaptured कलकत्ता। जो सिराजुद्दौला था, उसने कलकत्ता में अपनी जो वो सेना भेज दी, और उधर से क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव था जो, उसने मद्रास से अपनी 900 यूरोपियन सैनिक और जो सिपाही थे 1200, ठीक है, आर्मी पर्सन उसने भेज दिए, और उसने एक फिर लड़ाई हुई, और फिर उन्होंने कलकत्ता पर कब्जा, अंग्रेजों ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। बैटल ऑफ प्लासी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी 1757 को, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी क्या थी। प्लासी का युद्ध, इट वाज फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रॉबर्ट क्लाइव एंड द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला एट प्लासी बिटवीन कलकत्ता एंड मुर्शिदाबाद। ये जो लड़ाई हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया के, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर, और कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी और सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी, उनके बीच में प्लासी की लड़ाई हुई। और प्लासी जगह है एक कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच में। मीर जाफर हु वांटेड टू बिकम द नवाब ब्राइब्ड इंडियन सोल्जर टू थ्रो अवे देयर वेपन्स। जो मीर जाफर था, वो नवाब बनना चाहता था, तो उसने क्या किया, जो इंडियन सोल्जर थे उनको उसने एक रिश्वत दे दी कि आप लड़ेंगे नहीं, अपने हथियार डाल देंगे। क्लाइव ईजिली वॉन द बैटल। इससे क्या हुआ, जो क्लाइव था वो आसानी से ये युद्ध जीत गया। द ब्रिटिश कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन इन बंगाल बाय मेकिंग मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल। जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपनी जो पोजीशन थी उसको बंगाल में स्ट्रॉन्ग कर लिया। मीर जाफर को उन्होंने नवाब बना दिया बंगाल का। ही गिफ्टेड लार्ज सम्स ऑफ मनी एंड 24 परगनाज टू बंगाल टू द ब्रिटिश। फिर मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को बहुत मनी गिफ्ट दी, और 24 परगनाज ऑफ बंगाल के 24 परगना उसने अंग्रेज़ों को दे दिए। परगना का मतलब है, एक परगना में बहुत सारे विलेज होते हैं, ग्रुप ऑफ विलेज होते हैं, तो उसने 24 परगनाज अंग्रेज़ों को दे दिए। बट मीर जाफ़र कुड नॉट फुलफिल द कॉन्स्टेंट डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। मगर जो मीर जाफ़र है, अंग्रेज़ों की जो लगातार डिमांड आ रही थी उनको पूरा नहीं कर सका। सो दे इंस्टॉल्ड हिज सन इन लॉ मीर कासिम एज द नवाब। इसलिए जो अंग्रेज़ों ने अब क्या करा भाई, उसका जो सन इन लॉ था,
उसको मीर कासिम था, मीर जाफ़र का सन इन लॉ मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया अंग्रेज़ों ने। ही ग्रांटेड इक्वल ट्रेड फैसिलिटीज़ टू द ब्रिटिश एंड द इंडियन मर्चेंट। मीर कासिम ने क्या किया, उसने बराबर अधिकार दे दिए अंग्रेज व्यापारियों को, और जो इंडियन व्यापारी थे उनको बराबर बराबर अधिकार दे दिए व्यापार करने के। दिस अनॉयड द ब्रिटिश एंड दे अटैक्ड हिम। इस कारण जो अंग्रेज थे वो नाराज हो गए और उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। मीर कासिम टुक रिफ्यूज एट अवध विद सुजाउदौला वेयर मुगल एम्परर शाह आलम वाज आल्सो टेकिंग रिफ्यूज। अब जो मीर कासिम था, अब वो कहाँ चला गया, अवध में चला गया सुजाउदौला के पास। उसने अवध में शरण ले ली, जहाँ पर जो मुगल एम्परर था, मुगल सम्राट शाह आलम, वो पहले से ही वहाँ पे अवध में उसने शरण ले रखी थी। यानी कि अवध में सुजाउदौला के पास कौन कौन इकट्ठा हो गया, मीर कासिम और मुगल एम्परर शाह आलम, ये तीनों जने अब वहाँ पर इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट जो लड़ाई है वो है बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 में हुई थी, 1764 को। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की हिस्ट्री में जो बैटल ऑफ बक्सर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द ईस्ट इंडिया कंपनी विक्ट्री इन दिस बैटल एस्टेब्लिश्ड ब्रिटिश colonial rule in Bengal presidency and subsequent expansion of British control all over India। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इस बैटल में जो लड़ाई थी, इससे जो ब्रिटिश रूल था वो बंगाल में आ गया, बंगाल प्रेसिडेंसी, और बाद में ये जो रूल था ब्रिटिश रूल ऑल ओवर इंडिया में आ गया। ठीक है, यानी कि बक्सर की लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण थी अंग्रेज़ों के लिए। मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू बी ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। जो मीर कासिम था, अभी आपने पढ़ा था, वो भागकर चला गया था अवध में। मीर कासिम ने जो बंगाल का नवाब था, उसने अंग्रेज़ों की कठपुतली बनने से इनकार कर दिया। ही वांटेड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बंगाल, वो बंगाल का कंप्लीट कंट्रोल अपने पास चाहता था। ही वांटेड टू चेक द ग्रोइंग पावर ऑफ द ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर थे, उनकी जो ताकत बढ़ रही थी, उनको रोकना चाहता था। इट रिजल्टेड इन ए कन्फ्लिक्ट एंड लेड टू द बैटल ऑफ बक्सर नाउ इन बिहार। बक्सर कहाँ पे है जगह, बिहार में जो अब जगह है। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, अंग्रेज़ों और जो मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, उन्होंने झगड़ा हो गया। ठीक है, एंड इसके कारण बैटल का जो बक्सर का युद्ध हुआ। द बैटल वाज fought between the British East India Company led by Major Hector Munro and the armies of Mir Qasim, Shah Alam II and the Sajauddaulah Nawab of Awadh at Buxar। अब ये लड़ाई किस किस के बीच में हुई, अंग्रेज़ों, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको लेड कर रहा था मेजर हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ थे मीर कासिम, शाह आलम II और सजाउद्दौला। ठीक है, इन के बीच में लड़ाई हुई। द बैटल वाज बेनिफिशियल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो लड़ाई बहुत ही फ़ायदेमंद हुई, किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। उनकी जो पावर थी वो बढ़ गई, इसके बाद और भी एक्सपेंड हो गई। इट गेन द रूल एंड द दीवानी द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल विच इंक्लूडेड बिहार एंड उड़ीसा। इस लड़ाई के बाद उनको इट गेन द रूल एंड दीवानी, उन्हें दीवानी मिल गया, दीवानी मिल गई, और एक तरह से बंगाल का उनको रूल मिल गया। दीवानी का मतलब है कि अब जितना भी टैक्स वगैरह है वो अंग्रेज इकट्ठा करेंगे, यानी कि उनको अब खूब फ़ायदा हुआ, पैसे खूब मिले अब उनको। ठीक है, अब जितने भी, और वो उस टाइम का जो बंगाल था उसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, यानी कि इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट था। ठीक है, अब वो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गया था। नेक्स्ट है ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट 1765 to 72। राइट टू कलेक्ट दीवानी बाय द ब्रिटिश बिगन ए ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। जब अंग्रेज़ों को रेवेन्यू कलेक्ट करने यानी कि दीवानी का अधिकार मिल गया,
तो वहाँ पे एक डबल सरकार आ गई। ड्यूल का मतलब डबल, ठीक है, यानी कि वो नवाब भी वहाँ पे था और अंग्रेज़ों का मतलब अंग्रेज़ों का वो भी चलता था, वहाँ पे राज भी चलता था, यानी कि दोनों जनों का राज था, एक तो नवाब का और एक अंग्रेज़ों का। द नवाब लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंपनी कंट्रोल द आर्मी, द जुडिशरी एंड द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ बंगाल। जो नवाब था वो अपने राज्य की देखभाल करता था, शासन व्यवस्था देखता था, और कंपनी क्या करती थी, कंपनी आर्मी, कंपनी के अंडर क्या थी, आर्मी थी, जुडिशरी थी, न्यायपालिका थी, और रेवेन्यू यानी कि टैक्स वगैरह कलेक्शन का जो पार्ट था वो कंपनी के पास था। दिस अरेंजमेंट गेव इमेंस पावर टू द ब्रिटिश विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस अरेंजमेंट ने, कि ये ड्यूल गवर्नमेंट के अरेंजमेंट ने जो अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा ताकत दी बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनके पास कुछ भी नहीं थी, नवाब ने ही देखना था सब कुछ, मगर जो पैसा मिल रहा था वो किनको मिल रहा था, अंग्रेज़ों को मिल रहा था। बट द जनरल पब्लिक सफ़र्ड, मगर जो जनरल पब्लिक थी वो बहुत ही दुख में थी, आम जनता बहुत ही दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। थाउजेंड ऑफ पीपल डाइड इन द बंगाल फैमिन इन 1770, बट द कंपनी डिड नॉट हेल्प द विक्टम्स एंड द नवाब डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज। अब हजारों लोग बंगाल में एक अकाल पड़ा था, भुखमरी आई थी 1770 में, हजारों लोग उसमें मर गए, मगर कंपनी ने किसी भी पीड़ित की सहायता नहीं की, और जो दूसरी तरफ जो नवाब था उसके पास किसी तरह का रिसोर्सेज नहीं थे कि वो लोगों की सहायता कर सके। In 1772, Warren Hastings, governor of Bengal, abolished the dual government and gained the complete control over Bengal। और 1772 में वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का गवर्नर था, उसने जो ड्यूल गवर्नमेंट है, जो रूल था, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और सारा कंट्रोल अब बंगाल का अंग्रेज़ों के अंडर आ गया। ठीक है, डू यू नो में क्या है, द ब्रिटिश पास द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश वहाँ की जो गवर्नमेंट थी इंग्लैंड की, उन्होंने एक एक्ट पास किया 1773 में, ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी एक्टिविटीज़ थी उनको कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके। बट द करप्शन ऑफ द कंपनी ऑफिशियल कंटिन्यूड, मगर जो कंपनी के जो अफसर थे वो लगातार करप्शन, भ्रष्टाचार करते रहे। देयरफॉर इन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इट सेट अप ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जिसका काम क्या था कि जितनी भी इस एक्ट में 1773 में जो एक्ट था उसमें जितनी भी कमियां थी उसको दूर किया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास एंग्लो मैसूर वार्स। ठीक है, अब अंग्रेज़ों ने अब तक बंगाल को जीत लिया था, अब मैसूर की तरफ वो बढ़े। ठीक है, मैसूर में क्या हुआ, कितने युद्ध हुए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा ऑफ मैसूर ऑफ द वडियार डायनेस्टी इन 1760, हैदर अली बिकम्स द रूलर ऑफ मैसूर। जो मैसूर का जो राजा था, हिंदू राजा था, वडियार डायनेस्टी का राजा था, जब वो 1760 में मरा तो उसके बाद हैदर अली वहाँ का राजा, मैसूर का राजा बन गया। ही एक्सटेंडेड हिज टेरिटरीज ओवर बेडनोर, सुंदरे, सेरा, केनारा एंड गुटी, एंड आल्सो सब्जुगेटेड सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। उसके अंडर ये पार्ट थे और उसने कुछ पार्ट जीते भी थे साउथ इंडिया के। एट दिस टाइम वारेन हेस्टिंग फेस्ड स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द मराठाज इन द नॉर्थ एंड हैदर अली इन मैसूर। और इस टाइम जो वारेन हेस्टिंग था, जो सेना का जो ऑफिसर था, उसको बड़ा ही स्टिफ रेजिस्टेंस, बड़ा ही उसको एक तरह से कड़ा मुकाबला मिला मराठों की तरफ से, नॉर्थ में मराठों की तरफ से और मैसूर में हैदर अली की तरफ से। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार की बात हम करते हैं 1767 टू 69। हैदर अली गेंड सम सक्सेस इवन अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ऑलमोस्ट कैप्चर मद्रास। हैदर अली को अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ सफलता मिली और उसने लगभग मद्रास को कैप्चर कर लिया था, कब्जे में ले लिया था। इन 1767 द निज़ाम, द मराठास एंड द इंग्लिश मेड ए ट्रिपल अलायंस अगेंस्ट हैदर अली ऑफ मैसूर एज दे वर जेलस ऑफ हिज इंक्रीजिंग पावर।
1767 में निज़ाम ने, मराठों ने और जो इंग्लिश थे अंग्रेज़ों ने, ये तीनों मिलके, ये आपस में तीनों मिल गए और उन्होंने एक अलायंस बनाया हैदर अली के खिलाफ, क्योंकि वो उसकी बढ़ती पावर को देखकर जलने लगे थे। बट हैदर अली बीट द इंग्लिश एट देयर ओन गेम बाय मेकिंग पीस विद द मराठास एंड ड्यूरिंग द निज़ाम विद टेरिटोरियल गेंस। मगर हैदर अली ने भी एक चाल चली। उसने क्या किया, उसने मेकिंग पीस विद, वो मराठों के साथ मिल गया, ठीक है, उसने मराठों के साथ एक तरह से संधि कर ली, शांति कर ली, और निज़ाम को भी उसने मना लिया, कुछ टेरिटोरियल गेन देकर, कुछ ज़मीन वगैरह देकर। ही अटैक्ड आरकोट, ठीक है, अब इसने मराठों को और निज़ाम को तो शांत कर दिया, फिर उसने आरकोट पे अटैक कर दिया हैदर अली ने। द ब्रिटिश वर शॉक्ड एज दे इनकर्ड हैवी लॉसेस, और ब्रिटिश इससे शॉक हो गए, एकदम से भौचक्के रह गए, और उनको बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस हुए, हानि हुई बहुत ज़्यादा ब्रिटिश को। दे हैड टू साइन ए ट्रीटी ऑफ पीस एंड म्यूचुअल हेल्प विद हैदर अली। उनको फिर अंग्रेज़ों को हैदर अली के साथ पीस ऑफ ट्रीटी, शांति की संधि करनी पड़ी, और एक दूसरे से मतलब वो कि वो हेल्प करेंगे एक दूसरे की, ऐसा उन्होंने एक संधि कर ली। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, 1780 से 84 के बीच में सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ। इन 1780 द इंग्लिश वांटेड टू अटैक द फ्रेंच एट माहे सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ मैसूर। 1780 में जो इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, वो जो माहे पोर्ट था, जो फ्रेंच के अंडर था, फ्रांस के अंडर था, उस पर अटैक करना चाहते थे, ठीक है। हैदर अली डिड नॉट परमिट, मगर हैदर अली ने इसकी परमिशन नहीं दी। देयर फॉर द इंग्लिश डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट हैदर अली, इसलिए मतलब अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी। एंड हिज अलायंस विद द निज़ाम एंड द मराठाज। हैदर अली कैप्चर्ड आरकोट बाय डिफीटिंग द इंग्लिश आर्मी। हैदर अली ने आरकोट को कैप्चर कर लिया, कब्जे में ले लिया, और इंग्लिश आर्मी को हरा दिया। द ब्रिटिश ब्रोक द अलायंस, जो ब्रिटिश थे उन्होंने अलायंस तोड़ दिया। इन स्पाइट ऑफ डैट हैदर अली गेव ए क्रशिंग डिफीट टू द ब्रिटिश, और इसके बावजूद जो हैदर अली था उसने ब्रिटिश को, अंग्रेज़ों को एक बड़ी ही क्रशिंग, मतलब उनको बुरी तरह से हरा दिया अंग्रेज़ों को। हैदर अली डाइड बट हिज सन टीपू सुल्तान कंटिन्यूड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। हैदर अली मर गया, मगर जो उसका पुत्र था टीपू सुल्तान, वो लगातार अंग्रेज़ों से लड़ता रहा। द बैटल कंक्लूडेड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर in 1784 when both the parties decided to restore each other conquered territories and set the prisoner free। और 1784 में मैंगलोर की संधि हुई, ठीक है, और युद्ध रुक गया, और दोनों पार्टीज़ ने डिसाइड किया कि जितने भी एक दूसरे के उन्होंने इलाके जीते हैं उसको वापस किया जाएगा, और जितने भी कैदी किए हैं, कैद में लिए गए हैं कैदी, ठीक है, उनको फ्री कर दिया जाएगा। इस तरह से संधि हुई और युद्ध समाप्त हो गया। थर्ड एंग्लो मैसूर वार, अब तीसरा युद्ध पढ़ लेते हैं। तीसरे युद्ध में क्या हुआ? टीपू सुल्तान अलाइड विद द फ्रेंच एंड इन्वेडेड द नियर बाय स्टेट ऑफ त्रावणकोर इन 1789 विच वाज ए ब्रिटिश अलाई। टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ मिल गया, फ्रांसीसियों के साथ मिल गया, और उसका जो नियर बाय स्टेट था, पास का जो राज्य था त्रावणकोर, 1789 में उसने उस पर कब्जा कर लिया। और जो त्रावणकोर था वो अंग्रेज़ों का अलाय था, यानी कि अंग्रेज़ों के साथ उसकी संधि थी। द ब्रिटिश वर ऑलरेडी लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू क्रश टीपूज पावर, और ब्रिटिश पहले से ही, अंग्रेज पहले से ही एक मौके की तलाश में थे कि जो टीपू सुल्तान की पावर को कैसे रौंदा जाए, कैसे क्रश किया जाए। हैंस वार स्टार्टेड बिटवीन द टू रिजल्टिंग इन द डिफीट ऑफ मैसूर, इसलिए दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें मैसूर हार गया, यानी कि टीपू सुल्तान हार गया। द वार एंडेड आफ्टर द सीज ऑफ श्रीरंगापट्टम इन 1792। जो वार कब ख़त्म हुआ? जब संधि की गई श्रीरंगापट्टनम की 1792 को। टीपू वाज फोर्स टू साइन द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, टीपू को मजबूर किया गया कि वो इस श्रीरंगापट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर करे। मैसूर हैड to hand over half of its territory to the British along with Tipu's
2 सन एज वार होस्टेजेस। जो मैसूर है उसको अपनी आधा राज्य अंग्रेज़ों को देना पड़ा और उसको जमानत के तौर पर अपने 2 पुत्र मतलब अंग्रेज़ों की कैद में देने पड़े। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। ये 1799 को हुआ था। व्हेन लॉर्ड वेल्सले बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1798, टीपू सुल्तान अलायंस विद फ्रेंच वाज सीन एज ए थ्रेट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। जब लॉर्ड वेल्सली गवर्नर जनरल बना इंडिया का 1798 में, तो उस समय टीपू सुल्तान का अलायंस फ्रेंच के साथ था, फ्रांस के साथ था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरे की बात थी। एज ए रिजल्ट मैसूर वाज अटैक्ड फ्रॉम ऑल 4 साइड। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैसूर पर चारों तरफ से आक्रमण कर दिया गया। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठाज लॉन्च्ड एन इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ एंड द ब्रिटिश अटैक फ्रॉम साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। निज़ाम, हैदराबाद का जो निज़ाम और मराठे थे, उन्होंने नॉर्थ की तरफ से मैसूर पर आक्रमण किया और ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ से मैसूर पर आक्रमण किया। द ब्रिटिश वॉन ए डिसाइसिव विक्ट्री एट श्रीरंगापट्टनम इन 1799। और इस युद्ध में जो एक निर्णायक युद्ध हुआ ये, और इसमें ब्रिटिश जीत गए श्रीरंगापट्टनम को। टीपू वाज किल्ड ड्यूरिंग द डिफेंस ऑफ द सिटी। और टीपू अपने शहर की रक्षा करते हुए मारा गया, श्रीरंगापट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया। सच ऑफ द रिमेनिंग मैसूरियन टेरिटरी वाज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, मच ऑफ द रिमेनिंग मैसूरियन टेरिटरी वाज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, द निज़ाम एंड द मराठाज। जो मैसूर की अधिकतर जो ज़मीन थी, धरती थी, राज्य था, वो ब्रिटिश ने, निज़ाम ने और हैदराबाद ने आपस में बांट लिया, उस पर कब्जा कर लिया। द रिमेनिंग कोर अराउंड मैसूर एंड श्रीरंगापट्टनम वाज रिस्टोर्ड टू द इंडियन प्रिंस बिलोंगिंग टू द वडियार डायनेस्टी हु रूल्ड टिल 1947। और जो मैसूर के आसपास का एरिया था और श्रीरंगापट्टनम के आसपास का एरिया था, वो किसको दे दिया गया? वडियार डायनेस्टी का जो किंग था, इंडियन किंग था, उसको, उसके जो वंशज थे, ठीक है, रूलर थे, उनको दे दिया गया, जिन्होंने 1947 तक वहाँ पर राज किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंग्लो मराठा वार्स। द इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द मराठाज एंड द ग्रोइंग एम्बिशन ऑफ द इंग्लिश सा द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठाज ड्यूरिंग ए पीरियड बिटवीन 1775 टू 1818। इंटरनल प्रॉब्लम, जो मराठा थे उनकी आपस में, जो उनके सरदार थे उनकी आपस में बनती नहीं थी, और जो अंग्रेज थे वो बहुत ही, आप कह सकते हैं कि वो इंडिया पे उस टाइम अपना राज्य और बढ़ाना चाहते थे। इसके कारण दोनों मराठाओं में और जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ों के बीच में उनके लड़ाई होती रही 1775 से लेके 1818 तक। तो इसमें युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए। सबसे पहला था फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 टू 82। ब्रिटिश वांटेड टू साइन एन अलायंस विद एस्पायरिंग पेशवा रघुनाथ राव अगेंस्ट माधव राव टू। जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वो करना चाहते थे रघुनाथ, जो पेशवा रघुनाथ था, उसके साथ वो अलायंस करना चाहते थे, संधि करना चाहते थे। किसके खिलाफ? माधव राव टू के खिलाफ। माधव राव जो टू थे वो भी मराठा थे और रघुनाथ वो भी मराठा थे, यानी कि ये इनकी आपस में बनती नहीं थी। और जो ब्रिटिश थे वो रघुनाथ, पेशवा रघुनाथ के साथ अलायंस करना चाहते थे। किसके अगेंस्ट? माधव राव टू के अगेंस्ट। द मराठा चीफ्टन्स बैक्ड माधव राव। जो मराठा जितने भी सरदार थे वो माधव राव के साथ थे। द ब्रिटिश प्रोवाइडेड 2500 मैन टू रघुनाथ। जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने रघुनाथ को 2500 सिपाही दिए या सैनिक दिए। ही गेव सालसटे एंड मशीन टू द इंग्लिश अलॉन्ग विद ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ब्रोच एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट। जो रघुनाथ था उसने ब्रिटिश को बदले में सालसटे नाम की जगह दे दी, मशीन दे दी, ठीक है,
और रेवेन्यू का कुछ पार्ट दे दिया, यानी कि टैक्स वगैरह इकट्ठा करने के लिए बरोच और सूरज डिस्ट्रिक्ट का। द टू साइड साइन द ट्रीटी ऑफ सालबाई, दोनों तरफ से संधि की गई, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ सालबाई। इट गेव द ब्रिटिश 20 ईयर्स ऑफ पीस विद मराठा। इस संधि के बाद 20 साल तक ब्रिटिश और मराठाओं के बीच में क्या क्या हो गई, शांति हो गई। ठीक है, ये था फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। अब सेकंड एंग्लो मराठा वार के बारे में पढ़ते हैं हम। 1803 से 1805 तक चला था। इन 1801 देयर वाज ए कन्फ्लिक्ट अमंग द मराठाज ओवर पेशवाशिप। 1801 में पेशवाशिप को लेकर मराठाओं के बीच में क्या था, कन्फ्लिक्ट था, झगड़ा था। पेशवा बाजीराव टू एंटर्ड द सबसिडरी अलायंस with the British and got the British protection against जसवंत राव होलकर। एक थे जसवंत राव होलकर और दूसरा यहाँ पे दूसरी पार्टी थी किसकी, उसका नाम था पेशवा बाजीराव टू। पेशवा बाजीराव टू ने अलायंस बना लिया, सब्सिडरी अलायंस बना दिया किसके साथ, ब्रिटिश के साथ, और फिर उसको ब्रिटिश सेना की प्रोटेक्शन मिल गई जसवंत राव के खिलाफ, जसवंत राव होलकर के खिलाफ। द ब्रिटिश ट्रूप्स ड्रोव होलकर आउट, जो ब्रिटिश की जो सेना थी उन्होंने होलकर को भगा दिया, हरा दिया। पेशवा बाजीराव साइन ए ट्रीटी विद द ब्रिटिश, और पेशवा बाजीराव ने ब्रिटिश के साथ एक संधि की। इट वाज अपोज्ड बाय मराठा चीफ्टन्स द सिंधिया एंड भोसले, और इस संधि का विरोध किया किसने, जो मराठा सरदार थे सिंधिया और भोसले, इन्होंने विरोध किया। दिस रिजल्टेड इन द सेकेंड एंग्लो मराठा वार इन 1803, और इसका परिणाम ये हुआ कि तीसरा एंग्लो मराठा वार युद्ध 1803 में शुरू हो गया। द मराठा चीफ्स फेल टू यूनिफाई एंड वर डिफीटेड बाय द वेल इक्विप्ड एंड डिसिप्लिन ब्रिटिश आर्मी। जो मराठा चीफ थे वो इकट्ठे नहीं हो पाए, सारे सरदार इकट्ठे नहीं हो पाए और वो हार गए। ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश जो आर्मी थी वो वेल इक्विप्ड थी, मॉडर्न आर्मी थी और डिसिप्लिन आर्मी थी। द भोसलेज एंड सिंधियाज वर फोर्स्ड टू साइन ट्रीटीज विद द ब्रिटिश एंड हैंड ओवर लार्ज टेरिटरीज। भोसले और सिंधिया जो मराठे थे उनको ब्रिटिश के साथ फोर्सफुली संधि करनी पड़ी और उन्होंने अपना बहुत बड़ा भाग, अपना बहुत बड़ा राज्य ब्रिटिश को दिया या देना पड़ा। अब ये डू यू नो में देख लेते हैं क्या है। सब्सिडरी अलायंस वाज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग मिलिट्री असिस्टेंस टू इंडियन रूलर्स इन एक्सचेंज ऑफ पेइंग फॉर आर्मी मेंटेनेंस। अब ये क्या होता है, सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, ये ब्रिटिश पॉलिसी थी। इसमें जो ब्रिटिश थे वो इंडियन रूलर को अपनी सेना देते थे और बदले में जो इंडिया के जो राजा वगैरह थे उनको आर्मी की मेंटेनेंस के लिए खर्चा देना पड़ता था। ए ब्रिटिश रेजिडेंट वाज स्टेशन एट द कोर्ट फॉर सिक्योरिटी फ्रॉम अदर रूलर्स बट द मेन पर्पज वाज टू कीप अदर यूरोपियन पावर्स अवे। और एक ब्रिटिश रेजिडेंट यानी कि एक ब्रिटेन की तरफ से राजा के दरबार में एक व्यक्ति रहता था ताकि वो दूसरों से, दूसरे रूलर्स हैं उनसे रक्षा कर सके, मगर उसका मेन मकसद क्या होता था कि कोई दूसरी यूरोपियन पावर, ठीक है, जो अंग्रेज़ों के कंपटीशन में थी, कि वो मेन पर्पज़ वाज कीप अदर यूरोपियन पावर अवे, कि जो दूसरी कोई जो कंपटीशन में थी अंग्रेज़ों के, वो यूरोपियन पावर यहाँ ना आ सके। नेक्स्ट है थर्ड एंग्लो मराठा वार। थर्ड एंग्लो मराठा वार में क्या हुआ, पेशवा बाजीराव टू डिड नॉट लाइक हिज सबॉर्डिनेट पोजीशन अंडर द ब्रिटिश। अब पेशवा बाजीराव टू ब्रिटिश के अंडर अपनी नहीं रहना चाहता था, उनके कंट्रोल में नहीं रहना चाहता था। ही ट्राई टू यूनाइट द मराठा चीफ्स अगेंस्ट द ब्रिटिश बट फेल्ड। उसने मराठा जो सरदार थे उनको इकट्ठा करने की कोशिश की ब्रिटिश के खिलाफ, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो सका, वो फेल हो गया। ही वॉज फोर्स्ड टू सरेंडर, उसको फिर सरेंडर करना पड़ा। द ब्रिटिश अबोलिश्ड द पोजीशन ऑफ पेशवा एंड मराठाज वर लिमिटेड टू द स्मॉल किंगडम ऑफ सतारा। जो ब्रिटिश थे उन्होंने पेशवा की जो गद्दी थी, उसको पोजीशन थी, उसको ख़त्म कर दिया मराठाओं में, और मराठा थोड़े से क्षेत्र में सिमट के रह गए। सतारा नाम की जगह है, उनकी किंगडम बस इतने में ही रह गई। दिस वाज द एंड ऑफ द माइटी मराठा पावर, और ये शक्तिशाली मराठा पावर का एंड था। बिटवीन 1814 टू 1826 द ब्रिटिश हैड टू fight many wars against Gurkhas in the north and the Burmese in the northeast.
1814 से लेकर 1826 में ब्रिटिश ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, नॉर्थ में गोरखाओं के खिलाफ और नॉर्थ ईस्ट में बर्मीज लोगों के खिलाफ। द ब्रिटिश साइंड पीस ट्रीटीज विद देम, और फिर ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने उनके साथ शांति संधि कर ली। नेक्स्ट है हमारे पास एंग्लो सिख वार्स। ठीक है, सबसे लास्ट में अंग्रेजों ने सिखों को हराया और फिर उनका लगभग सारे भारत पर कब्जा हो गया। फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845-1846। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिख पावर वाज ग्रोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ पंजाब। इस पीरियड में जो सिख पावर थी वो पंजाब के नॉर्थ वेस्ट में ग्रो कर रही थी। द ब्रिटिश मेड ए पीस ट्रीटी विद महाराजा रणजीत सिंह टू चेक हिज ग्रोइंग पावर। जो ब्रिटिश थे उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि कर रखी थी ताकि उनकी पावर ज़्यादा ना बढ़ सके। आफ्टर हिज डेथ देयर वाज ए लॉट ऑफ इन फाइटिंग अमंगस्ट सिख्स। और महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन सिखों में आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। द सिख हैड बिल्ट अप ए स्ट्रॉन्ग आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड अफगान एग्रेशंस। जो सिखों ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी बना रखी थी ब्रिटिश और अफगान एग्रेशन के खिलाफ। व्हेन द ब्रिटिश अटैक्ड द यूनाइटेड फोर्सेस ऑफ पंजाब, हिंदू मुस्लिम सिख फेस्ड द ह्यूज ब्रिटिश आर्मी ब्रेवली। जब ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण किया तो पंजाब की जो यूनाइटेड फोर्स थी, सेना थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख थे, उन्होंने ब्रिटिश का बड़ी ब्रेवली से, बड़ा ही बहादुरी से सामना किया। बट प्राइम मिनिस्टर लाल सिंह एंड कमांडर तेज सिंह टर्न ट्रेटर्स एंड द पंजाब आर्मी वाज डिफीटेड। मगर वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल सिंह और कमांडर थे तेज सिंह, वो उन्होंने क्या कर दिया, एक तरह से धोखा दे दिया, वो देशद्रोही निकले। ठीक है, और जो पंजाब की जो आर्मी थी वो हार गई। दे वर फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटी ऑफ लाहौर, और उन्हें फिर एक लाहौर नाम से एक संधि की, लाहौर की संधि जिसको कहते हैं। द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड जालंधर, दोआब एंड हैंडेड जम्मू एंड कश्मीर टू द राजा गुलाब सिंह डोगरा। द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड, ब्रिटिश ने जो जालंधर दोआब का जो क्षेत्र था उसको ऑक्यूपाई कर दिया, यानी कि उनके कब्जे में आ गया, और उन्होंने जम्मू और कश्मीर को राजा गुलाब सिंह डोगरा को दे दिया ब्रिटिश ने। अब नेक्स्ट है सेकंड एंग्लो सिख वार। ये हुआ था 1848-49। द ब्रिटिश वांटेड ए कंप्लीट कंट्रोल ऑफ पंजाब बाय एंडिंग द सिख किंगडम। जो ब्रिटिश थे वो पंजाब पर पूरा कंट्रोल करना चाहते थे, कंप्लीट कंट्रोल करना चाहते थे, और जो सिख किंगडम था उनको ख़त्म करना चाहते थे। द इमीडिएट कॉज ऑफ दिस वार वाज द एग्जाइल ऑफ लाल सिंह ऑन चार्जेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। जो इमीडिएट कॉज, इसका उस टाइम का कारण क्या बताया जाता है लड़ाई का, कि जो लाल सिंह है उस पर एक कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया गया और उन्हें देश निकाला दे दिया गया। लॉर्ड डलहौजी द ग्रेटेस्ट एंग्स्टियस अटैक्ड पंजाब एंड मेड इट ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1849। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर आक्रमण किया और 1849 में जो पंजाब था वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया। द ब्रिटिश स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग देयर पावर बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ द इंडियन प्रिंसेस एंड बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग आर्मी इन इंडिया। जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपनी जो पावर है, जो शक्ति है, उसको मजबूत करना शुरू कर दिया। भारत के जितने भी राजा थे उन्होंने उनकी शक्ति को लिमिटेड कर दिया, और फिर उन्होंने एक बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्गर आर्मी इन इंडिया, और उन्होंने एक स्ट्रॉन्गर आर्मी, बड़ी ही मजबूत आर्मी बनाई। तो ये था चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।